ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। अपनी सोचों से वो चौंका जबकि अबरक माथे पर बल डाले उसकी टेबल के करीब आ खड़ा हुआ, जबकि अबरम सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। अबरम सर, वैसे तो आपको मुझ पर गुस्सा होना चाहिए और गुड न्यूज़ का तो बिल्कुल भी हक नहीं है आपको कि आपको बताई जाए, फिर भी मुझे लगा कि आपको हक तो है ना खुश होने का। अबरक लहजे में नाराज़गी लिए कह रहा था, जबकि अबरम ने लब भींचे आंखें घुमाई थी और सीट की पुश से टेक लगाकर फुर्सत से उसकी तमहीद को देख रहा था। ये जो सुकून है ना, पल भर में ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदाज पर तंज करता अबरक उसके सामने अपना मोबाइल रख चुका था। स्क्रीन पर मावा एक बच्चे की तस्वीर जगमगा रही थी। इस शहर में तुम्हारी ही कॉपी पेस्ट मावा के साथ नजर आई मुझे, सोचा मुत्तला कर दूं। अबरक के कहते ही वो चौंक कर सीधा हुआ और मोबाइल देखने लगा। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। हर तस्वीर में वो मावा के साथ हंस रहा था या मुंह भी सोरे हुआ था। वो मुकम्मल अबरम की कॉपी था, बस उसकी आंखें मावा जैसी सुनहरी थी। वो बेहद खूबसूरत था, तुम्हारे जैसा। उसे मावा के कहे अल्फाज याद आए थे। दिल जैसे बेचैन हुआ। ये तो वो बेचैनी से कभी अबरक को देखता तो कभी मोबाइल स्क्रीन को। होप्स हो कि अब सुधर जाओ। मावा ने झूठ बोला मुझसे कि उसका लहजा फिर से स्पार्ट हुआ था। पल भर में आंखें घुमाते अबरक ने उसके हाथ से मोबाइल खींचा। सुधर जाएं अबरम सर, सुधर जाएं अब आप, वो तंजिया लहजे में कहने लगा, जबकि अबरम उसे अनसुनी करता मावा का नंबर मिलाने लगा, जो कुछ बेल जाने के बाद रिसीव हो गया। कहाँ हो तुम, छूटते ही पूछा गया। तुमसे मतलब? दूसरी तरफ से भी माथे पर बल डाले जवाब आया था। ऑफिस में काम है, जल्दी पहुंचो। अबरम ने दूसरा हुक्म सादिर किया, जिसे मावा ने तहम्मुल से बर्दाश्त किया और बड़े ही ठंडे लहजे में जवाब मिला था, शट अप। अभी वो कुछ कहता जब अली की आवाज़ आई थी, मम्मा घर चलें, आई एम गेटिंग। इससे पहले कि अली की मुकम्मल बात वो सुन पाता, टक से कॉल डिस्कनेक्ट हुई। दिल में हलचल सी हुई थी। अबरक जा चुका था ऑफिस से। मोबाइल टेबल पर रखकर उसने अपनी कनपटी सहलाई और आंखों में अबसर तासुरात थे। हर बार यही कहती हो, हर बार झूठ बोलती हो, हर बार धोखा देती हो मावा, हर बार धोखा देती हो मावा, हर बार। तुम्हारे हर झूठ ने मुझे बर्बाद किया है। उसने दांत पीसे थे। पियानो पर वो कोई धुन बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि गज़ल पीछे खड़ी उसकी पुश्त नर्म निगाहों से देख रही थी और फिर छोटे छोटे कदम उठाती वो उसके करीब उसकी पुश्त पर आन खड़ी हुई, हल्का सा उसकी तरफ झुकती। उसने अपने हाथ उसकी पुश्त पर रखे थे और नरमी से उसकी उंगलियों को हरकत देती पियानो पर धुन बजाने लगी। उसके कान में सरगोशी करते उसके लब मुस्कुरा रहे थे, जबकि अहरम ने अपना हाथ हटाना चाहा, जिस पर गज़ल ने अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। गज़ल, तुम कब आई? क्यों छुड़ाना चाह रहे हो अपना हाथ अहरम? तुम्हें भी हक है सच्ची मोहब्बत का। आखिर कब तक उस झूठी मोहब्बत में जीते रहोगे? आंखें बंद किए गज़ल की सरगोशी पर उसने तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाया। क्या कह रही हो तुम गज़ल? क्या हुआ है तुम्हें आज? किसी ने कुछ कहा है क्या? उसके लहजे में परेशानी महसूस करके वो तन से मुस्कुराई थी और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठकर उसका जायज़ा लेने लगी। हैंडसम, गुड लुकिंग, अमीर कबीर, लेकिन एक अंधा शख्स। क्या लगता है तुम्हें अहरम, एक अजनबी लड़की क्यों तुम्हारे करीब आकर तुमसे शादी करना चाहेगी, जबकि इस घर में उसका हैंडसम भाई भी हो? उसके अल्फाज अहरम के लिए बेहद दुश्वार थे सुनना। क्या कहना चाह रही हो तुम गज़ल? तभी उसकी आवाज़ तेज़ हुई, जबकि गज़ल गौर से उसके चेहरे पर तासुरात देखती थोड़ा करीब हुई। यही कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच नाजायज़ ताल्लुक बन गया है। मावा जैसी नाइट बार में काम करने वाली लड़की कहाँ अबरम जैसे हैंडसम शख्स को हाथ से जाने। वो जो जहर उगल रही थी जब अहरम ने चीख कर उसे रोका था कुछ भी कहने से। बस कर दो गज़ल, क्या कह रही हो तुम? चुप कर जाओ। तुम रिलैक्स अहरम। मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैं तुम्हें ऐसे कह रही हूँ, लेकिन यही सच है अहरम, यही सच है। मैं कैसे बताऊं? मैंने खुद अपनी आंखों से। गज़ल फिर से उसके दिमाग में आग उलट रही थी जब वो चिल्लाता अपनी जगह से उठा। चुप करो,
उसके हाथ और पाँव दोनों कांप रहे थे। उसके दिल की रफ्तार बेहद तेज हो रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसके कदम लड़खड़ाए थे। वो गिरने वाला था जब गज़ल ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे थामा था, और यही लम्हा था जब वो उसके करीब हुई थी। उसके सीने पर अपना एक हाथ रखकर वो खुद को उसके करीब कर चुकी थी। अहरम, तुम ठीक तो हो? वो अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरती हुई फिर से पूछने लगी। अहरम, प्लीज़ ऐसे नहीं बिहेव करो, प्लीज़। और अहरम ने झटके से उसे खुद से दूर किया और रुख मोड़ गया, जबकि गज़ल उसकी पुश्त को घूरने लगी। मावा मेरी बीवी है, वो पाक दामन है, मोहब्बत करती है वो मुझसे, मेरे साथ वो कभी ऐसा नहीं करेगी। और मुकाबिल भी अबरम है, मेरा भाई। गज़ल आंखों में नफरत लिए हंसने लगी। मोहब्बत? मावा के रूम रूम में सिर्फ अबरम की मोहब्बत है। शट अप, जाओ यहाँ से। वो चीखा था। जा रही हूँ। याद रखना, जिस दिन तुम्हें ये महसूस हुआ कि वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तो उस दिन मेरी बातों पर गौर ज़रूर करोगे। वो अपना पत्ता फेंक चुकी थी, तभी मुंह मोड़कर दरवाजे तक गई, लेकिन दरवाजे पर रुककर वो अहरम को देखने लगी, जो अपना सीना मसल रहा था, जैसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो उसे। गज़ल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। फ़कीरों की बस्ती की एक भिखारन मेरे मुकाबले पर आएगी, और मैं खामोश बैठकर तमाशा देखूंगी? अब ताश के पत्ते मेरे हाथ में हैं। वो नफरत से सोचती अब वहाँ से जा रही थी, जबकि अहरम के वजूद को मुकम्मल जलजलों की जद में दे चुकी थी वो। मैं तो कब से यही सोच रही थी कि कैसे फ़ोन कर लिया आज उज़्मा ने मुझे, कशमाला हंसते हुए कह रही थी, जबकि दूसरी तरफ उज़्मा भी हंसने लगी। बस आज सोचा याद कर ही लूँ। इनफैक्ट गज़ल का ख्याल आते ही मुझे तुम्हारी भी याद आ गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी। बस मेरे मुआज़ के लिए बेहतरीन इंतखाब है। कशमाला भी मुस्कुरा रही। मुआज़ वाकई बहुत अच्छा लड़का था। बैंक में उसकी अच्छी पोस्ट थी। ये तो अच्छी बात है उज़्मा, मैं ज़ायान से बात कर लेती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, हम आ रहे हैं खुद शाम को, मिलकर बात करेंगे, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, कशमाला मुतमईन सी बोली। फिर शाम को मिलते हैं। और अब वो बेदिली से गज़ल के रवैये के बारे में सोचने लगी। उसे 100% यकीन था कि अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत करेगी, लेकिन उसे मावा भी अजीज़ थी, और वो जानती थी कि गज़ल अब भी अहरम को चाहती है। माँ अपनी बेटी से ही डरने लगी थी, तभी उसकी शादी कर देना चाहती थी वो, ताकि अहरम और मावा खुश रह सकें। कहाँ हो तुम? अहरम के सवाल और लहजे पर वो चौंकी ज़रूर थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। मैं आप ही के घर हूँ, तुम ठीक हो? वो नर्म लहजे में पूछने लगी। साथ साथ वो अली का ड्राइंग भी चेक कर रही थी। याद आ रही थी बहुत, तो इसलिए पूछ रहा था। अब के अहरम का लहजा नर्म था। मैं आती हूँ कुछ देर में, तुम अपना ख्याल रखना। मावा का दिल उसके लिए पसीजा था। मोबाइल रखकर वो फिर से अली की तरफ मुतवज्जो हुई थी। अब वो मावा की गोद में बैठकर मुंह भी सो रहा था। क्या हुआ है मेरे प्रिंस चार्मिंग को? उसे प्यार करती मावा पूछने लगी, जब अचानक तालियां बजाने की आवाज़ पर वो चौंकी, और अपने सामने अबरम को देखकर वो एक पल के लिए ठिठकी थी। बेसाख्ता अली को अपने सीने में भींचा था उसने, जबकि आंखों में हैरत लिए वो अबरम को देख रही थी। वाओ, अमेजिंग, ड्रामा क्वीन। मतलब कितनी बार धोखा दोगी तुम मुझे? कितनी बार झूठ बोलोगी? कितनी बार मैं तुम्हारे धोखे और झूठ को सहता रहूंगा? सर्द आवाज में कहता वो मावा के करीब आ रहा था, जबकि मावा अली को खुद से लगाए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे को ले जाने आया हूँ, अली की तरफ देखते कहते हुए। बेहद सफाक लग रहा था उस वक्त, जबकि मावा की गिरफ्त अली पर बेसाख्ता सख्त हुई थी। सर नफी में हिलाती वो पीछे हुई थी। दूर रहो अबरम, बेहद दूर। अबरम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। मेरे ही बेटे को मुझसे दूर रखा? क्या समझती हो तुम खुद को? हर बार मुझे नीचा दिखाने के लिए एक नया झूठ। तुम्हारे किस रूप को सच मानूं मैं मावा? उसकी आवाज़ तेज़ हुई थी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। वो भी चिल्लाई थी, जब अली ने उसके चेहरे पर अपना नन्हा हाथ रखा था। मम मम मम। गहरा सांस लेती उसने अली को देखा और उसके गाल पर प्यार करती अब के नर्म लहजे में कहने लगी, कुछ नहीं हुआ अली, मेरी जान, रिलैक्स। क्या शोर है क्या? सुमेरा जो कहती आ रही थी, लेकिन अबरम को देखकर उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो हैरत से गुम खड़ी उन दोनों को देख रही थी। आनी, आनी। जब अली उनकी गोद में जाने के लिए मचलने लगा, सुमेरा ने आगे बढ़कर अली को मावा की गोद से लिया था। तुम बात कर लो, वो कहती अली को ले जा चुकी थी, जबकि मावा ने अबरम की तरफ देखा था, जो खश्मी निगाहों से उसी को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब वजाहत दो मुझे। अली मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है अबरम। रियली?
उसका पूरा वजूद चीख चीख कर कह रहा है कि वो अबरम नौफल शाह का बेटा है। अबरम के सर्द लहजे पर मावा ने तमस्कर से उसे देखा। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा है। तब कहाँ था ये बाप उस बेटे का, जब वो उस ऊंची इमारत के सामने आई थी और जब मेरे हाथ में मेरी बर्बादी का परवाना थमाकर मुझे निकाला गया था वहां से। सबको इजाज़त थी अंदर जाने की, लेकिन मुझे नहीं। वो बाप तब कहाँ था, जब जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब घबराहट में मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब प्रेगनेंसी के हर मोड़ पर मुझे उसकी ज़रूरत थी। कहाँ थे तुम? मुझे मिला जब मुझे स्लट कहकर बरसी वालों ने मुझे और मेरे बच्चे को मार डालने के लिए कदम आगे बढ़ाए थे, और जब उस गंदगी के ढेर पर वो बेटा इस दुनिया में आया था जिसका बाप होने का दावा करने आए हो तुम आज। जब उस नन्हे वजूद को चील और कुत्ते नोचने के लिए आए थे, तब मैं थी, मैं जो उस नन्हे वजूद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी। वो कहते कहते अचानक रो पड़ी। अब्रम खामोशी से उसे देख रहा था। और जब जब मुझे कहा गया कि मेरा बच्चा, मेरा अली सांस नहीं ले पा रहा, वो सांस नहीं ले पाएगा, तब कहाँ थे तुम अब्रम? मेरे पास थे हमारे साथ, जब तुम्हारी ज़रूरत थी। छोड़ के मेरी बर्बादी का तमाचा मेरे मुंह पे मारकर चले गए थे तुम। कहाँ थे उस वक्त तुम? वो रोते रोते चीख पड़ी। तुम मेडिसन का पूछ रहे थे ना? जानते हो कौन सी मेडिसन? वो मेरी जिंदगी है, वो मेडिसन नहीं, मेरे लिए जिंदगी है। उस गंदगी के ढेर पर मैं और वो मासूम बच्चा मौत से जंग लड़ रहे थे। इन्फेक्शन हमें मौत से डराने हमारे सामने मुंह खोले खड़ा था, और हम अपनी जंग लड़ रहे थे, और आज तक हम अपनी जंग ही लड़ रहे हैं। मेरा पूरा जिस्म मेडिसन से भरा पड़ा है। हम आज भी मौत से लड़ रहे हैं। और तुम आए हो इतनी आसानी से, अपनी जगह बनाने आए हो अली की ज़िंदगी में। हम मौत से लड़ रहे हैं, मौत की बेहद दुश्वार जंग लड़ रहे हैं अब्रम नौफल शाह। वो चीखी पड़ी थी, जबकि अब्रम आंखों में हैरत लिए अपने सामने खड़ी उस मावा को देख रहा था जो उससे हिसाब ले रही थी। मावा, मावा अली। सुमेरा की आवाज़ पर वो तेज़ी से मुड़ी थी, जहाँ सुमेरा के बाजुओं में अली का बेजान वजूद झूल रहा था, सांस नहीं ले पा रहा। अली, वो चीखी थी, जबकि अली की आंखें जैसे बाहर को आ रही थी। वो सांस लेने की कोशिश में हलकान हो रहा था। अब्रम ने तेज़ी से उसे बाजुओं में भरा और बाहर की तरफ दौड़ लगाई उसने। वावा भी उसके पीछे रोते हुए आ रही थी। 4 साल के अली को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ड्रिप भी उसके नन्हे हाथ की पुश पर लगी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा हुआ था, जबकि मावा हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी शीशे पर सर टिकाए भीगी आंखों से उसे देख रही थी। फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि उससे फासले पर अब्रम दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। उसकी नज़रें मावा की पुश्त पर थीं, जबकि सोचों का तसलसल कहीं और। साहब, मैं सच बता रहा हूँ, आपको धोखा हुआ है। मावा जिस्म फरोशी करती है। जमीले की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। साहब, वो मेरे साथ बिस्तर पे गई थी। साहब, इस बस्ती के हर मर्द के बिस्तर पर गई वो लड़की। साहब, आप क्या जानना चाहते हैं उस बारे में? मेरी बस्ती की है वो साहब, मैं जानता उसे। इस बस्ती के गिने चुने लोग इब्राहिम के सामने खड़े उस लड़की की पाक दामनी पर कालक मल रहे थे, जबकि वो हैरत से गुंग उन सबको बारी बारी देखे जा रहा था। अगर इस बात में हकीकत ना हुई तो अंजाम जानते हो अपना। वो घुर्राया था, जबकि उस बस्ती का एक मर्द हंसा था जो जमीले का चेला था। लो साहब, तुमको लगता है कि आप उस लड़की से पूछोगे और वो कह देगी कि हाँ मैं जुस्म फरोशी करती? कमाल करते हो साहब। साहब, ये शीन है, मावा की अच्छी दोस्त, इससे पूछ लो आप। ऊपर से शीन बदले और इंतकाम की आग में जलती वो कड़वे लफ्ज कह रही थी। हाँ साहब, मावा जिस्म फरोशी करती है। अपन उसे देखा है आधी रात को जमीले की झोंपड़ी में जाते, इस शकील की झोंपड़ी में जाते रात के 2 बजे। इस बस्ती के हर मर्द के साथ उसके बिस्तर पर गई है साहब। अपन हमेशा मना करती, पर वो मुझसे लड़ पड़ती, तो अपन ने कहना छोड़ दिया। साहब, आपके साथ धोखा हुआ है। उस मासूम लड़की की पाक दामनी पर सवाल उठ रहे थे, उसके किरदार को स्याह करने वाले अल्फाज बोले जा रहे थे। अब्रम के पांव लड़खड़ाए थे। बिना पलकें झपकाए वो एक एक को देख रहा था। दिमाग सुन हो रहा था। मावा ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लिए, अपने बेटे के लिए, और वो और अली मुकम्मल इन्फेक्टेड हो चुके थे। मावा की बॉडी पैरालाइज्ड, वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ आई है और अब भी मेडिसिन ले रही है। इन्फेक्शन ने उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया था। और अली, सुमेरा ने कहते कहते गहरा सांस लिया था, अली के लंग्स इन्फेक्टेड हुए थे।
काफ़ी बुरी कंडीशन में था अली जब हमें वो और मावा मिले। गंदगी के ढेर पर पड़े रहे थे वो दोनों। कैन यू इमेजिन कि सारी रात वो दोनों वहाँ पड़े हुए थे और मुझे सुबह मिले थे वो दोनों। अली को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थी, अब भी उसका बेहद ध्यान रखते हैं हम। अली के साथ उसका प्यार हमेशा होता। आज काफ़ी टाइम बाद उस पर अटैक आया था क्योंकि वो डर गया था। सुमेरा की बातें उसके जहन में गूंज रही थी। मावा बदकिरदार नहीं है, बदकिरदार तो वो सब हैं। वो रात कयामत की रात थी मावा के लिए, जब अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बस्ती से भागी थी। सोच कर ही झुरझुरी आती है, उस छोटी सी बच्ची ने वो कयामत कैसे झेली होगी। वो अब मावा को देख रहा था जो डॉक्टर इनाम से बात कर रही थी और रो रही थी। आपने कहा था आपने कहा था अंकल कि अली ठीक हो चुका है। अली ठीक नहीं है, अली ठीक नहीं है अंकल। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अली को बेड से खड़ा कर दे। वो कैसे अली को बेड से खड़ा कर दे। मावा क्या हो गया है बेटा, अपने अंकल की बात पर भी यकीन नहीं। अली ठीक है, डर की वजह से उसे अटैक आया था। अब बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं। वो इस बात में सर हिला गई, चुप कर गई थी। लेकिन डॉक्टर इनाम के आगे बढ़ते ही वो फिर से ग्लास वॉल के साथ सर टिकाकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। डॉक्टर इनाम अब्रम का कंधा थपथपाकर आगे बढ़े थे। जब थके थके से कदम उठाता अब्रम मावा के करीब आ खड़ा हुआ। उस लम्हे अब्रम को अपने और मावा के बीच के फासले का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। लब भींचे वो कुछ देर मावा को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर मावा के कंधे पर रखे। मावा मुड़कर उसके सीने पर अपना सर टिका गई। अली, मेरा अली, अली नहीं उठ रहा, वो नहीं उठ रहा। वो रोते हुए हिचकियों के बीच कह रही थी। अब्रम की आंखें भी नम हुई थीं। मावा के बिखरते वजूद के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर वो ग्लास वॉल से अपने बेटे को भीगी आंखों से देख रहा था, जो बेड पर बेसुध पड़ा आंखें मूंदे हुए था। सब ज़ियां ही हुआ था, सब बर्बाद ही हुआ था। उसकी ज़िंदगी, मावा की ज़िंदगी, अली की ज़िंदगी। कितनी ताकत होती है ना अल्फाज में, इंसानों की ज़ुबान में। बस्ती वाले जो उसके अपने बन रहे थे, वही अपने एक एक करके उसके किरदार को सूली पर लटका चुके थे। वो जिन्होंने कभी मावा को कपड़ों के बिना नहीं देखा था, जिनके सामने कभी मावा बेलिबास नहीं हुई, वो बस्ती वाले एक एक करके मावा को उसके शोहर के सामने बार बार बेलिबास कर रहे थे। मावा चौंकी थी और झटके से उससे दूर हुई थी, मुंह फेर कर सर झुकाए वो अपने आंसू साफ कर रही थी, जबकि अब्रम अपनी बेबस आंखों से उसके गुरेज को देख रहा था। मेरे को तुम्हारी बाहों में सुकून आती है, मेरे को तुम्हारी बाहों में सुकून आती है, मावा के अल्फाज थे जो उसके कानों में गूंजे, जबकि वो मुस्कुराया था। ऐसा है तो जब मैं ऑफिस होती तो तुम क्या करती? अब्रम भी उसी के अंदाज में कहने लगा, जबकि मावा पलकें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। तो तुम्हारा शर्ट पहनती, उसमें तुम्हारी खुशबू होती। अब्रम के लब धीरे से मुस्कुराए थे। कितने हसीन लम्हे अपनी जिंदगी के वो दोनों साथ गुजार चुके थे, बेहद हसीन। वो अब भी मावा को देख रहा था, जबकि मावा अली को देख रही थी। अब्रम की नज़रों की तपिश से खुद को छुपाती वो लब भींचे हुए थी। नाइस रूम। नीचे बड़े बुजुर्ग बैठे उन दोनों के रिश्ते की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ गज़ल मुआज वसीम शौकत को अपना रूम दिखाने लाई थी। थैंक यू, मुस्कुरा कर कहती वो अब मुआज का गहरी नज़रों से जायज़ा ले रही थी। बॉडी सिक्स पैक है? एक्सक्यूज़ मी। वो चौंक कर ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा, जबकि गज़ल कंधे उचका गई। कोई मुश्किल सवाल नहीं किया। एक्चुअली मेरा बॉय जो है ना, वो काफ़ी अच्छा है। बेड पे क्या तुम भी हो? मुआज हैरत से उस लड़की को देख रहा था कि ये क्या कह रही थी वो ऐसी बातें, जबकि गज़ल मुस्कुराती नज़रों से उसका फिर से जायज़ा लेने लगी। आपका बॉयफ्रेंड भी है? वो हिचकिचाते हुए पूछने लगा, जबकि वो हंसने लगी। यस बिल्कुल है, और हमने तो कई रातें साथ स्पेंड की हैं एक ही बेड पर। आपने कभी ट्राई किया ऐसा एक्सपीरियंस? जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता कमरे से बाहर जाने की सोचने लगा। हम भी ट्राई करें? वो फिर से पूछने लगी। क्या? ना चाहते हुए भी उसने पूछा। बेड शेयरिंग। देखते हैं कितने अच्छे हैं आप बेड पे। अपने लब काटती गज़ल उसे दावत दे रही थी, साथ ही आगे बढ़कर उसकी शर्ट का बटन खोलने लगी, जबकि माज झटके से पीछे हुआ। क्या कर रही हैं आप? सेंसेशन, सडक्शन। वो फिर से आगे बढ़ी, जबकि मुआज कदम पीछे रखता दरवाजे तक पहुंचा। मुझे जाना होगा, दरवाज़ा खोलकर तेजी से कहता वो आगे बढ़ गया, जबकि गज़ल जोर से हंसी थी। गज़ल सिर्फ अहरम की है, और एक ऐसी ही खूबसूरत रात में वो मेरे साथ होगा। खुद से कहती वो अपने आने वाले कल का सोचकर मुस्कुरा दी।
हाथ लगाकर उसने अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी को छुआ था। रात के 12 बज रहे थे और मावा की कोई खबर नहीं थी। बेचैनी हद से सिवा हो रही थी। अपनी उंगलियों से मोबाइल को छूता वो मावा का नंबर डायल कर रहा था। कॉल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। मावा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? लब भींचे वो उसके बारे में सोच रहा था। अबरम भी अभी तक नहीं आया था घर। दिल को धड़का सा लग गया। एक अजीब सा ख्याल बेचैन कर गया था उसे, लेकिन सर झटक के वो खुद को हर मनफी सोच से आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। गले में जैसे फंदा सा महसूस हुआ था। गज़ल के अल्फाज पर वो कभी यकीन नहीं करेगा, ये अहद कर चुका था वो खुद से, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ दिलो दिमाग के अंदेशों में इजाफा हो रहा था। आप प्लीज़ मत रोइए अहरम। वो चौंका था। कौन? मैं मावा, उस नाइट बार की वेट्रेस। मावा? उसने जेरे लब नाम दोहराया था। वो रात और उसके बाद कई रातें वो साथ बैठकर बातें करने में गुजारने लगे थे। कौन था वो शख्स? वो पूछ रहा था, जबकि मावा उसे खामोशी से देख रही थी। मावा, एक हसीन ख्वाब। उसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई थी। मोहब्बत कभी नहीं मरती, है ना मावा? अहरम पूछ रहा था। लेकिन मैं मर चुकी हूँ। शादी करना चाहता हूँ तुमसे मावा। और एक दिन अहरम ने उसे प्रपोज किया था। हमने इतनी बातें शेयर की हैं, इतना कुछ शेयर किया है। अब लगता है जैसे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। मावा, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू तुम्हें मुकम्मल खुशियाँ सौंपूंगा। मावा, के बारे में कैसे सोच सकता हूँ मैं ये सब? वो बीवी है मेरी। और अबरम, अबरम मेरा भाई। उफ, कहाँ फंस कर, कहीं फंस गए होंगे दोनों। बिल्कुल, खुद से कहता वो जैसे दिल को तसल्ली दे रहा था। मैं फंक्शन में नहीं जाती, मुझे शर्म आती सबसे। जब से अबरम ने उसे अपने दोस्तों और उनकी बेगमात के साथ फंक्शन में जाने का कहा था, वो तब से मिनमिना रही थी। कम ऑन मावा, तुम बीवी हो मेरी। कल को कोई ऑफिशियल फंक्शन होगा तो क्या तुम नहीं जाओगी? क्या तुम नहीं जानती कि तुम सबसे इंट्रोड्यूस हो मेरी बीवी के हैसियत से? अबरम खुद पर परफ्यूम छिड़क कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो अपनी सुनहरी आंखों में मासूमियत समोए उसे देख रही थी। अबरम गहरा सांस लेता उसके करीब आया था और उसे दोनों कंधों से थामा था। अहरम की वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया कुछ टाइम तक, लेकिन अब तो आ चुका हूँ। अहरम न्यूयॉर्क गया हुआ है, तो क्या तुम उससे भी नहीं मिलना चाहोगी मेरी बीवी की हैसियत से? हमारा निकाह जल्दी में हुआ, लेकिन मावा तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा मैं, तो ही सबको पता चलेगा ना कि अब मैं मैरिड हूँ। वो आखिर में शरारती हुआ था, जबकि मावा की शाकी नजरें उस पर थी। मैं डरती अबरम, अगर सब तुमको बुरा कहते कि मैं कैसी बीवी होती तो। उसका डर उसके चेहरे से साफ झलक रहा था, जबकि इब्राहिम ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे पुरसकून किया था। तुम अबरम नौफल शाह की बीवी हो, बस यही बेहद खूबसूरत एहसास है हम दोनों के लिए। और फिर मंजर बदला। मुझे पता चाहिए, डैम इट, मावा का पता चाहिए। वो चिल्ला रहा था। क्यों चाहिए? अबरक लब भींचे उसे देख रहा था, जबकि अबरम चौंक कर उसे देख रहा था। शी इज़ अ स्लट। क्यों चाहिए तुम्हें उसका पता? जबकि अबरम ड्रग लेता बार बार अपनी पेशानी मसल रहा था। दिल घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है। कहाँ है मावा? पता चाहिए मुझे उसका। वो नशा कर रहा था और बार बार यही कह रहा था, जबकि अबरक खामोशी से उसे देख रहा था, आंखें मूंदे पुरसकून सी। मावा हॉस्पिटल बेड पर अली के पहलू में नीम दराज थी, जबकि अबरम बेड के करीब खड़ा उसे बेहद महवियत से देख रहा था। वो अब अबरम की पहुंच से दूर थी। वो अब सारे हकूक खो चुका था। उसे छूने का, उसे बाहों में भरने का हर हक खो चुका था। वो 2 कदम रखता वो अब उसके सिरहाने खड़ा था। मासूम सा अली सो रहा था। बेहद अनोखा और खूबसूरत एहसास था ये। वो बेटा है उसका, उसका अपना खून। तो तब क्यों यकीन नहीं आया? तब क्यों? अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को वो अपने ही परागंदा सोचों के साथ खत्म कर चुका था। अब बस उन खूबसूरत यादों की बिखरी बिखरी किरचियाँ थी। उसकी नज़र मावा पर गई। मावा बीमार है, वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं है। मावा आज भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। सुमेरा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। थोड़ा सा झुककर उसने अली के माथे पर अपने लब रखे। उसके माथे पर बिखरे बाल मावा के चेहरे को छूने लगे। कसमसा कर उसने आंखें खोल दी थी। दोनों की नज़रें पल भर को मिली थीं। अबरम बेहद करीब से उस नींद भरी बोझल आंखों को हिफ्स कर रहा था, जबकि मावा नज़रें फेर कर उठकर बैठ चुकी थी। अपने भारी होते सर को संभालती वो नीचे उतरने लगी। तुमने कुछ नहीं खाया, कैंटीन जाकर कुछ खा लेते हैं। अबरम की नर्म आवाज़ पर वो ठिठकी थी, लेकिन अनसुनी करती वो सर झटक कर खड़ी हुई।
आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस हुआ। तभी बेड के पास रखी कुर्सी का सहारा लिया था। अब्रम जो उसे ही देख रहा था तेजी से उसके करीब आया। मावा उसे कंधों से थामा था, लेकिन मावा खुद को उसके हिसार से निकाल कर पीछे हुई थी। अपना सीना मसलती वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। वॉश बेसन के पास खड़ी वो वॉमिटिंग करने लगी। अब्रम भी परेशान सा उसके करीब खड़ा, उसकी पुश्त नरमी से सहला रहा था। मावा, क्या हो गया है तुम्हें? जबकि चकराते सर को संभालती मावा ने उसकी शर्ट थामी। अब अब्रम अली और होशोखेत से बेगाना होकर नीचे गिर गई। उसका सर अब्रम के सीने पर आ टिका था। मावा, वो तकरीबन चीखा।